हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर है जो उसका अंदर 4.2 जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी आसान विधि से सॉल्व करने वाले हैं, तो सभी बच्चे शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। हमने बहुपद पढ़ा था दूसरे चैप्टर के अंदर कि द्विघात बहुपद क्या होता है, उसके शून्यक निकाले थे। तो जिस टाइप से उसके शून्यक निकाले थे तो उसी टाइप से हम इनके क्या निकालेंगे, मूल निकालेंगे, और गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ कोई संख्या है इस तरह से करते हैं जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो सेम प्रोसेस होता है जो शून्यक निकालने का था, जो यहाँ पे मूल निकालने का, बिल्कुल सेम प्रोसेस। जो बच्चे यहाँ तक पहुँच रहा है 4th चैप्टर करने के लिए, तो जाहिर सी बात वो तीसरा और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करके आया होगा, जिसको वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना पहला क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन उसके 5 पार्ट है, पहला, दूसरा और 5वां। ये जो 3 क्वेश्चन है वो केवल एक ही विधि के ऊपर डिपेंड है, मतलब एक जैसे तरीके से होंगे तीनों क्वेश्चन, सिर्फ इनकी जो संख्याएं हैं वो चेंज हो रखी हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन समझाऊंगा, तीनों क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये थोड़ा अलग है, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए हम तीनों क्वेश्चनों में से केवल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ये ले लिया हमने, कौन सा, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ध्यान से देखना, वो क्या है कि 2x² + x - 6 = 0 है ना। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, और हमें पता है कि द्विघात समीकरण कैसी होती है, ax² + bx + c के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पे a क्या है हमारा 2 है, b क्या है यहाँ हमारा 1 है, और c क्या है यहाँ पे हमारा 6 है, -6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a और c की क्या करते हैं, गुणा, मतलब जो a की जगह है 2 और c की जगह है -6, मतलब 2 गुणा में -6 करते हैं तो कितना आता है, -12 आता है। अभी जो यहाँ पे संख्या आई है उसका कर लो फैक्टर, है ना। तो 12 आई है तो 2 से करेंगे 6 गया, 2 से करेंगे 3 आया, 3 से करेंगे 1 आया, मतलब जो आए हैं उनको यहाँ पे लिख लो, 2 × 2 × 3। यहाँ पे कितनी संख्या आई है, 3 संख्या अलग अलग आई है, लेकिन हमें चाहिए केवल 2 संख्या। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे कितनी भी संख्या है लेकिन हमें कितनी संख्या चाहिए, सिर्फ 2 संख्या। जब 2 संख्या चाहिए तब इन 2 संख्याओं को इस तरह से बनाओ, है ना, इस तरह से गुणा करो आपस में कि ये 2 संख्या बन जाएं, और जो हमारा, जब हम 2 संख्या बनेंगी जो, उनको अगर हम घटा करें या जमा करें, तो जो हमारा b है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कितना जो b है ये उसके बराबर बैठ जाके, है ना। तो 2 दूनी 4 और 3 का 3, अगर 3 को हम इससे माइनस करें, 4 से -3 किया तो b कितना यहाँ पे 1, तो मतलब 1 आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर 4 की 3 की गुणा करें, 4 × 12, तो ये -12 आ रहा कि नहीं आ रहा, ये भी आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होनी चाहिए। जितने भी गुणनखंड आए उनको 2 टुकड़ों में करो। ठीक है, 2 टुकड़े भी इस तरह करो कि जमा घटा करें तो b आंसर आए, है ना, और गुणा करें तो ये आए, जो a और c के हमने मल्टीपल की थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 2 संख्या है इनको सबको यहाँ पे लिखो। यहाँ पे पहला मतलब जो b है हमारा, सिर्फ इसकी जगह पर लिखो। ये यहाँ पे 2x² ऐसा कैसे रहने दो, यहाँ पे प्लस का 4x है, 4x लिखो, यहाँ पे माइनस का 3x है, मतलब इस x की जगह इसको लिख दो जो यहाँ पे हमारे टुकड़े हुए थे, और यहाँ पे -6 से बराबर 0 करो। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप फर्स्ट के 2 जो है यहाँ पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे 1 2 3, यहाँ 3 पद थे, लेकिन जब आप इसका फैक्टर करके आओगे इसके आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 पद मिल जाएंगे। मतलब पहले वाले 2 पदों को आप यहाँ से देखोगे, इन दोनों पदों में से आप चेक करना कि इनमें दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। अब इन दोनों में कॉमन चीज़ निकालने के लिए आप यहाँ ध्यान से देख लो, यहाँ पे पहले 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना x है, x की पावर 2, मतलब x × x। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और गुणा में x इसके साथ है ही। तो जो इसमें दोनों में मिल रहा है, एक तो ये दोनों में आ रहा है और एक ये दोनों में आ रहा है, मतलब बाकी तो और कुछ नहीं मिल रहा। मतलब इसमें देखो 2, एक तो 2 आ गया कॉमन, एक इसमें क्या है x कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बच गया, x और 2, है ना, तो यहाँ पे x बच गया जमा और 2 बच गया। ठीक है, हमारा तो पहले हमने जो हमारा फैक्टर बना था उससे जब हम निकाल रहे हैं तो ये हमारी चीज़ बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, अब
जो यहाँ पे आई है ये x प्लस में 2, इसको थोड़ा सा पेज दे के यहाँ पे ऐसा कैसा ही एट इट इज लिख दो x प्लस 2। अब जो हमारे लास्ट के 2 डिजिट बचे हैं उनको क्या करना है आपको, इनको दोनों को चेक करो और यहाँ पे देखो पहली वाली संख्या को देख लो, बस उसी से हो जाएगा। यहाँ पे कितना खाली x है, यहाँ पे कितना है माइनस का 3x, तो हमें कितना और चाहिए इसको गुणा करने के लिए, तो माइनस का 3 चाहिए, तो यहाँ माइनस का 3 लगा दो। अब चेक कर सकते हो आप माइनस को 3 किसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस 3x, फिर माइनस 3 किसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 6x आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये पहला तो फैक्टर ये था, दूसरा हमने इसी की कॉपी की थी ये, तो इन दोनों में से ले लो एक, तो मतलब x प्लस में 2, ये तो ले लिया हमने एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमें निकालना जो इसका गुणनखंड है, जो इसका गुणा है, मतलब इससे गुणा हो रहा है और इससे गुणा हो रहा है, दोनों को लिख लो 2x यहाँ से लिया और माइनस का 3 यहाँ से लिया, इन दोनों को एक फैक्टर बना दो, बन गया। अब दोनों के बराबर 0 रख लो, मतलब x प्लस में 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर ये प्लस का 2 है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है 2x माइनस 3 है, हमें सिर्फ x रखना है, x को यहीं पे रखो, बाकी सबको इधर ले जाओ। यहाँ माइनस 3 है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो गया, यहाँ 2 गुणा हो रहा है इसके साथ, यहाँ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये आ गई। तो जो x के मूल आए तो x के मूल x माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3/2, तो हमारे 2 मूल यहाँ से निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चनों में मतलब जो ये समझोगा, अब द्विघात समीकरण के किसी के भी मूल निकालो प्रोसेस यही लगेगा, लेकिन जो इनकी गुणा जमा भाग घटा इधर उधर मतलब जो सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं उसमें थोड़ा डिफिकल्टी आती है। ठीक है, तो पहला दूसरा पांचवा इन तीनों की जो सिंप्लीफिकेशन है वो सेम प्रोसेस इसके ऊपर डिपेंड है ना। बाकी हालांकि 2 है जो तरीका हमारा यही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा अलग सिंप्लीफिकेशन होगा, लेकिन इन तीनों में एक जैसा सिंप्लीफिकेशन रहेगा। तो हम पहले क्या करना, a और c की गुणा करो, फिर जो गुणा आई उनका फैक्टर करो, गुणनखंड करो, गुणनखंड को टुकड़ों में आएंगे, उनके 2 टुकड़े बनाओ जिनका उत्तर आना चाहिए b। तो b आने के बाद में जो b की जगह उन दोनों टुकड़ों को यहाँ पे रखो, फिर उनमें से कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद बराबर रख दो, उत्तर आ जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम करें कौन से, तो ये 3 क्वेश्चन तो इसी प्रोसेस हो जाएंगे। अब यहाँ जाओ तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या हमारे यहाँ पे √2x स्क्वायर, देख लो यहीं पे देख लो, ये हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3, मतलब ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अगर a की जगह क्या है यहाँ पे √2, c की जगह क्या 5√2। पहले हमें शुरुआत में हमें क्या करना, पहला प्रोसेस a और c की गुणा करनी है, तो a क्या है यहाँ पे √2 है और गुणा में c क्या है यहाँ पे 5√2। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, अंडर रूट के साथ गुणा करेगा और जो अंडर रूट के बाहर संख्या होती है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे जो बाहर वाली संख्या वो बाहर वाली से गुणा होंगी, तो मतलब 1 और गुणा 5 कितना हो गए 5 हो गए। √2 और √2 को जब गुणा करेंगे तो सिंपल अंडर रूट खाली 2 आ जाएगा, मतलब 5 दूनी कितना हो गए 10 हो गए, है ना। मतलब इसकी जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो 10 का अब हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1, मतलब 2 गुणा 5 आया हमारा, है ना। अब ये हमें क्या करना था, अगर ये मान लो इस तरह से 2 3 4 5 6 एक संख्या आती तो हम उनको 2 संख्या में लाते, तो यहाँ पहले से 2 है तो हमें जरूरत ही नहीं है, बड़ी संख्या को आगे लिखो छोटी को पीछे लिखो। तो यहाँ देखिए 5 + 2 करें तो हमारा जो b है, b कितना यहाँ पे 7 है, तो 7 आ रहा कि नहीं आ रहा है, और 5 गुणा 2 करें तो यहाँ कितना 10 आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो b है, b की जगह 7 उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ देखो √2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 √2 बराबर 0। ठीक है, यही संख्या थी हमारी, मतलब जो 7x है वो हमने किस में तोड़ लिया 5x और प्लस 2x में। ठीक है, अब हमें क्या करना, पहली 2 संख्याओं को देखना है इसमें। अब इन दोनों में देखो कि कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √2 है, यहाँ कहीं √2 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है। यहाँ पे अंदर क्या बच गया, जब इसमें से यहाँ 2x है 1x बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया, फिर एक तो √2 बच गया और 1x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे ये x तो बाहर चला गया, यहाँ प्लस क्या बच गया 5 बच गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आया है इसको सेम टू सेम यहीं पे लिख दो, थोड़ा सा पेज देने के बाद में, तो यहाँ √2x प्लस में 5 हो गया। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो अंडर रूट x है और यहाँ पे क्या है खाली 2x है, तो हमें कितने से गुणा करें कि 2x बन जाए। तो यहाँ देखो ये 2 आ रहा है सिंपल, मतलब कोई अंडर रूट नहीं है, और ये 2 कब आया था, जब 2 अंडर रूट 2 को एक साथ मिलाएंगे गुणा करेंगे तो प्लस का जब खाली 2 आएगा। तो यहाँ देख 1 अंडर रूट 2 तो यहाँ पे है ही, 1 अंडर रूट 2 से और गुणा कर दें इसको तो यह खाली 2 आ जाएगा, है ना। और ये जमा का तो जमा का, तो अंडर रूट 2 गुणा करेंगे तो खाली 2 आएगा और x का x आ जाएगा। फिर इसकी 2 से 5 से गुणा करो, 5 बाहर अंडर रूट 2 अंदर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक। तो ये दोनों तो सेम ही हैं, इन दोनों को एक बार लिख लो 2x प्लस में 5। ठीक है, और यहाँ पे एक आगे वाला एक यहाँ बीच वाला, तो यहाँ पे x प्लस में अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर 0 रख दो, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x प्लस में अंडर रूट 2 बराबर 0। तो यहाँ से हम जब सिंपल x निकालेंगे तो यहाँ देखिए प्लस का 5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। यहाँ अंडर रूट 2 क्या है, गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो एक संख्या तो आ गई ये। दूसरी संख्या यहाँ देखें x बराबर ये प्लस का अंडर रूट जब इधर जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो मतलब इसके जो 2 मूल है वो ये निकल कर आए। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चन करना, मतलब पहले a और c की गुणा, उसके बाद में जो फैक्टर है उनकी 2 संख्या बनाओ, 2 संख्याओं को b की जगह रखो, बड़ी वाली आगे छोटी वाली पीछे, उसके बाद में अगली 2 संख्याओं में से एक कॉमन निकालो, जो कॉमन आ रहा है उनको इस तरह से सॉल्व करने के बाद में लास्ट में 0 रखने के बाद में उनका सिंप्लीफिकेशन करो। ठीक है, तो करो ये। यहाँ देखिए हम पहला ये चौथा तीसरा करा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा वाला क्वेश्चन हमारा ये है। एक बार इसको दोबारा देख लो, यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई भी संख्या अटे बटे में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 8 है वो यहाँ पे बटे में है। तो हमें सबसे पहले तो ये लीनियर फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण वो लीनियर फॉर्म में होता है, मतलब उसकी जो ये हर अंश वाली संख्या होती है, भिन्न वाली, वो संख्या में ख़त्म करनी होती है। और उसको ख़त्म करने के लिए सिंपल रूल है, मतलब जो भी संख्या है वो मतलब उस संख्या को छोड़कर बाकी सब से उतने से ही गुणा कर दो जितनी यहाँ पे संख्या है। अगर हम यहाँ संख्या 8 है तो 8 से इसको गुणा करो, 8 दूनी कितना हो गया 16x स्क्वायर, फिर 8 से इसको करो माइनस का 8x, है ना। अब ये तो खुद इसके नीचे खुद है ही 8, तो इसको इससे करने की कोई ज़रूरत ना, अगर करोगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 ही बचेगा, तो जमा 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। मतलब इसको हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है ना। हम इसलिए कर लेते हैं इसको क्योंकि हमें सिंपल तरीका करना, ज़्यादा उलझने पैदा ना करनी, है ना। तो सबसे पहले हम इस तरह चेंज कर लेंगे इसको, जितनी संख्या यहाँ पे इतने से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, हमारी संख्या आ जाएगी। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि a कितना हमारा 16, b कितना -8, c कितना हमारा 1 है। अब हम क्या करते हैं a और c की गुणा करेंगे। अब सिंपल यही तरीका आगे जो इनमें लगाया था हमने, a और c की गुणा करेंगे तो a गुणा c करेंगे तो मतलब 16 गुना 1 बराबर 16। 16 का क्या करना, हमें फैक्टर करना, 2 से करेंगे 8 आया, 2 से करेंगे 4 आया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आया, फिर 2 से करेंगे तो 1 आया, मतलब 4 2 2 के आगे, है ना। इस तरह से ये 4 आ गई। हमें क्या कितनी संख्या चाहिए, यहाँ पे 2 संख्या चाहिए, है ना। और हमें बीच की मतलब b है जो वो कितना है हमारा -8, तो हमें -8 आंसर भी लाना है। इस तरह ये संख्या बनानी। देखो यहाँ पे यहाँ कितना है, ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 4 4 का 2 आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमें चाहिए 8, और ये माइनस का 8 कब आएगा, जब दोनों संख्या माइनस माइनस की रहेंगी। तो -4 और -4 -8 हो जाएंगी कि नहीं होंगी, तो हम यहाँ पे हो जाएंगी। तो इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ देखिए 16x स्क्वायर -4x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहली वाली 2 लेनी है हमें। अब यहाँ हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ देखिए 16x है ना, 16 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 4 गुना 4 x को और x स्क्वायर, मतलब इस तरह लिख सकते हैं 16x स्क्वायर को, 4 चौक 16 x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 और x, मतलब एक तो x कॉमन आ गया, एक 4 कॉमन आ गया, बच गया क्या है वहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या 4 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया यहाँ पे 4x, ऊपर वाली संख्या में बचा, नीचे वाली संख्या में कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब ये जो संख्या आई है इसको इधर लिख दो, थोड़ा सा पेज दे के 4x प्लस में 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो, यहाँ 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, लेकिन यहाँ 4 माइनस का, यहाँ कितना प्लस का, तो हमें -1 करना होगा यहाँ पे। अगर हम गुणा करेंगे तो -4x
माइनस यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे ये माइनस का ही आएगा। देखो यहाँ से हम 4 गुणा लिए, यहाँ 4 माइनस का है क्योंकि यहाँ माइनस का ऑलरेडी, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस का। जब हम यहाँ -1 लेंगे तो माइनस 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 4x माइनस माइनस प्लस का 1x, तो हमारे 2 फैक्टर बन गए -1 और यहाँ -1। तो यहाँ देखिए 4x - 1 और यहाँ पे 4x - 1, क्योंकि ये 4 ये -1 ये 4 ये -1, ठीक है। अब इनके बराबर 0 रखेंगे, x - 1 बराबर 0 और यहाँ पे 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 यहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ 4 बटे में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे x = 1/4, तो हमारे जो 2 मूल आए वो आए x = 1/4, x = 1/4, तो इस तरह हम इनका मूल निकालते हैं, ठीक है। करो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम करा चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, उदाहरण है, पीछे बुक में ही एनसीईआरटी बुक में ही दे रखा है, उसी का सॉल्यूशन करा रखा है उन्होंने, तो वो क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो रखा है, तो वहाँ से आप आसानी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, इसमें क्या है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, योग हो 27 और गुणनफल हो 182, ठीक है। तो यहाँ हम मान चलते हैं, माना पहली संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली। अब दूसरी क्या मान है, तो यहाँ देखना उनका जो योग है, जमा है, वो कितनी आ रही है, 27। पहली संख्या हमने x मान ली, कितनी मान ली, x। आप सपोज करो कि हमारे पास पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या की हमें पता नहीं है, दूसरी मान ली हमने b, तो बराबर इन दोनों का आता है 27, तो हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, -10 यहाँ प्लस का इधर ले जाकर माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 17। मतलब एक की हमें पता, दूसरी की पता नहीं है, तो हम जब दोनों की जमा दे रखी है तो दूसरी टोटल में से घटा दो, दूसरी वैल्यू निकल आएगी। तो वही सिस्टम यहाँ पे, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी हमने माननी नहीं है, टोटल 27 है, तो 27 में से x इसको घटा दो पहली वाली को, दूसरी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। और दूसरी कंडीशन इसमें कि गुणनफल का मतलब होता है इन दोनों की गुणा, तो मतलब x की गुणा पहली संख्या गुणा और गुणा में दूसरी संख्या, मतलब 27 - x, तो इन दोनों के अगर हम गुणा करें तो बराबर आता है 182। अब इनका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 27x और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो -x², और यहाँ पे 82 इधर साइड है तो इधर लाएंगे तो 182 माइनस का बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, तो x² तो हमें चाहिए फर्स्ट में, ठीक है, लेकिन ये माइनस का है ना, ये माइनस का इधर मैं भी कराता हूँ इसको, 27x - 182, ये संख्या निकल कर आ रही है। हमें आगे माइनस नहीं रखना है, उस माइनस को हटाने के लिए सभी संख्या को माइनस से मल्टीपल कर दो। जब माइनस से इसको गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, फिर ये प्लस और वो माइनस, तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का, तो ये भी प्लस का 182 बराबर 0। तो अब हमारी जो द्विघात समीकरण बन का है वो ये बन का है, मतलब ax² + bx + c के रूप में ये संख्या निकल के आई है। तो अब इसके हमें क्या करना है, हमें वो 2 संख्याएं बतानी कि कौन कौन सी हैं। तो हमें पहले क्या करना है, इनको वो जैसे मूल निकालते थे ना, आप मूल निकालिए, अपना आप संख्या आ जाएंगे x की वैल्यू, है ना। तो यहाँ देखिए पहली संख्या भाई हम क्या करते हैं, a और c की क्या करते हैं, गुणा, मतलब यहाँ पे a कितना 1 है और c कितना 182 है, तो मतलब टोटल 182 ही आने वाला है। तो 182 का अगर हम यहाँ फैक्टराइज करें तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे 7 से करेंगे, 7 से कितना ज़्यादा 13, है ना, 13 7 51 होता है, फिर 13 एकम 13, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, 2 गुणा में 7 गुणा में 13, मतलब 3 फैक्टर निकल कर आ रहे हैं। तो 3 से हमें संख्या कितने निकालनी है, सिर्फ 2 निकालनी है। और 2 किस तरह निकालनी है कि हमारा जो यहाँ पे b है वो 27 टोटल आए, है ना, मतलब घटा जमा करें तो कितना माइनस का 27 आए, कितना माइनस का 27 आए। तो 27 किस तरह आएगा, 7 दूनी 14, एक तो 14 संख्या ले लो, एक कितनी है 13 ले लो। अब माइनस में लानी है, तो माइनस में लाने के लिए क्या करना है, दोनों संख्या माइनस की होनी जरूरी है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, 14 और 13 कितना हो जाएगा, -27। 14 के 13 गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 182 हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो मतलब 27 जगह इन संख्याओं को हम लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से देखिए x² का x² -14x - 13x प्लस में 182 = 0।
देखो यहाँ पे माइनस 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 13 और 14 27 एक्स का एक्स, ठीक है। तो पहली दो संख्याओं को लीजिए, यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, तो 1 एक्स बाहर आ गया तो एक्स माइनस 14 बच गया। फिर ठीक है, एक्स माइनस 14 यहाँ पे लिखो, मतलब जो यहाँ पे वो यहाँ पे भी लिख दो, ठीक है। अब बीच में स्पेस दिया है, अब यहाँ देखिए यहाँ खाली एक्स है, यहाँ पे है 13 एक्स, तो यहाँ हमें जरूरत है यहाँ पे 13 से गुणा करने की, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 14, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस 13, ये तो एक्स हो गया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया एक्स माइनस 13, ठीक है। अब दोनों के बराबर 0 को रख दो यहाँ पे, इस तरह से आप रख सकते हो कि एक्स माइनस 14 और एक्स माइनस 13, ठीक है। दो संख्या आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है इनका, एक्स माइनस 14 बराबर 0 एक्स, तो x बराबर कितना आ गया, 14 संख्या आ गई। और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ गई 13 प्लस का 13 आ जाएगा। यहाँ पे एक तो प्लस की 14 आ रही है, एक प्लस की 13 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम क्या करें यहाँ पे, अब यहाँ लिखो अतः पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या। जब पहली संख्या को हम निकालेंगे, वो मानी थी हमने x बराबर अगर हम 14 रखें तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या आएगी वो क्या है हमारी, वो क्या है 27 माइनस एक्स, एक्स में से 14 घटाएंगे तो दूसरी आ जाएगी 13, ठीक है। अगर हम x की जगह यहाँ पे 13 मान के चलें तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 27 माइनस 13 बराबर 14। मतलब 13 और 14 दोनों संख्या कौन कौन सी है, वो एक 13 है, एक 14 है। अब यहाँ x केवल 2 आई है, तो दोनों को आप कोई सी संख्या को मान सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर पहली को 13 मानोगे दूसरी 14 आ जाएगी, पहली को 14 मानोगे तो दूसरी 13 आ जाएगी। तो इस तरह से हम संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक है। करो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, वर्गों का योग क्या है, वर्गों का योग। तो पहले हम देखते हैं क्रमागत किसे कहते हैं, धनात्मक किसे कहते हैं। क्रमागत कहते हैं क्रम अनुसार, मतलब एक में एक जोड़ेंगे तो फिर एक लिख लिया, फिर एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो गया, मतलब 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 होगी। इस क्रम से चलती है, मतलब 1 प्लस होता जा हर संख्या में, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, हमारे पास कितनी संख्या है, 2 पूर्णांक है, तो हम यहाँ लिखते हैं माना पहला पूर्णांक। क्या मानते हैं, पहला पूर्णांक। अब पहला जब हम पूर्णांक मानते हैं उसको मान लेते हैं हम x, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, फिर हमारे पास 2 पूर्णांक होने चाहिए और वो भी धनात्मक। धनात्मक बोलते हैं प्लस वाली संख्या को, है ना, मतलब माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा पूर्णांक क्या आएगा, अब बात आती है कि दूसरा पूर्णांक क्या माने, मतलब वो क्रमागत में है। क्रमागत का मतलब होता है प्लस में 1 करना, तो दोनों में 1 कर दिया तो पहली संख्या पूर्णांक है, दूसरा पूर्णांक ये हो गया। अब क्या करना, इनके वर्गों का योग, वर्ग बोलते हैं किसी भी संख्या की पावर अगर 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। मतलब x का वर्ग करो और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 का भी वर्ग करो। अगर इन दोनों के वर्ग करने के बाद में जमा करोगे तो आप इनका टोटल कितना आ रहा है, 365 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि एक्स स्क्वायर, अब इनको खोलते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर जमा में, यहाँ पे देखो a प्लस बी, एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का अगर हम वर्ग करें तो होगा a का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a x है, b यहाँ पे 1 है, तो यहाँ करेंगे तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग जमा b का वर्ग जमा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो यहाँ कर भी लो जमा 2a x b 1, मतलब 2 एकम 2, मतलब यही आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना है, 365, इधर लाएंगे तो माइनस का 365 बराबर 0। अब यहाँ देखिए एक 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर, कितना x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2x, ठीक है। और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 365 है, 365 से 1 गया तो माइनस का 364 बचे, ठीक है, बराबर कितना आ गया 0। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये भी 2 से भाग हो रही है, मतलब पूरी संख्या के 2 से भाग हो रही है, तो हम इन सबको 2 से भाग करेंगे, मतलब 2 से इसको भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भाग करेंगे तो खाली x, इसको भाग करेंगे 2 से। देखो यहाँ पे 2 एकम 2 बच गए कितना, 1 2 8 16, फिर बच गया कितना, 1 में नहीं बचा, 2 दूनी 4, मतलब 182 इज इक्वल टू 0। तो संख्या हमारी ये निकल के आ चुकी है, ये हमारी क्या बन गई, द्विघात समीकरण। अब हमें क्या करना है, इनका मूल निकालना है। तो यहाँ पे पहले a और c की गुणा करेंगे, मतलब 1 गुणा 182, ठीक है। अभी हमने पिछले सवाल में किया था 182 का फैक्टर, 182 के दोबारा कर लेते हैं, 2 से करेंगे 51 आ गया, है ना, फिर 7 से करेंगे 13 आ गया, फिर 13 से करेंगे 1 आ गया, मतलब ये हो कि 2 गुणा 7 गुणा 13 बराबर 0, ठीक है। तो 7 दूनी 14, एक संख्या 14 आ गई, एक कितने आ गई
13 आ गई। और हमें प्लस बीच में बी कितना हमारा प्लस का 1, तो प्लस का 1 तभी आएगा, 14 प्लस के रखें 13 माइनस करके तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर रख के देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो संख्या लेते हैं, यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x प्लस में 14 और यहाँ पे फिर x प्लस में 14 रखने के बाद में यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ माइनस 13 तो यहाँ माइनस 13 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर बना लेंगे, x प्लस में 14 और x और x माइनस 13, ठीक है। दो फैक्टर बन गए, दोनों बराबर यहाँ पे 0 रख दो, मतलब x प्लस में 14 बराबर 0 और x बराबर माइनस 13 बराबर 0, तो x के बराबर आ गई माइनस 14, ठीक है। और दूसरी क्या आ गई x बराबर प्लस का 13। अब यहाँ देखिए यहाँ दो संख्या निकल के आई है, लेकिन हमें चाहिए धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्या, और ये आ रही ऋणात्मक, तो ये क्या होगी इनवैलिड मतलब असंभव, ठीक। ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमें चाहिए प्लस वाली, तो प्लस वाली ये है तो ये हमारी सही है। मतलब अतः x की वैल्यू कितनी, अतः पहला पूर्णांक हमारा x बराबर कितना 13, तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक आ जाएगा हमारा x प्लस में 1, मतलब 13 प्लस में 1 बराबर 14, ठीक है। अब अगर आप करना चाहो इनका कि सही आए या गलत आए, दोनों का वर्ग करो, 13 का वर्ग करेंगे 169, फिर 13 प्लस 14 का वर्ग करेंगे 256 और 169 कितना होएगा 365 हो जाएगा, ठीक है। तो करो ये। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। मतलब इस तरह से एक कोण 90 डिग्री का हो, मतलब इसके नाम रख लो ABC, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। और जिस त्रिभुज का 90 डिग्री का कोण होता है उसके जो परपेंडिकुलर होती है लाइन उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये इसका आधार होता है, ठीक है, और ये इसका कर्ण होता है। इस तरह इनके भुजाओं के तीनों के नाम होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन्होंने बताया कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब लंबाई है ना, वो क्या है आधार से इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। मान लो अगर हम इसको x मान लें तो इसको जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब लंबाई होगी, यही ऊंचाई होगी इसकी, वो क्या है आधार से मतलब इससे 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर ये x है, इसमें से अगर हम 7 घटा दें तो वो क्या होगी इसकी लंबाई हो चुकी है, ठीक है। ये इसका आधार था। अब हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना। अब हम यहाँ करते हैं माना है ना, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, आधार से ज़्यादा है ना, आधार बराबर मान लेते हैं x मीटर सेंटीमीटर कुछ भी मान लो, यहाँ कितना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही मानो, सेंटीमीटर मान लिया। अब इसके ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई हो जाएगी इससे 7 कम है तो 7 घटा दो, यहाँ पे x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। अब इसका कर्ण कितना है, इसका कर्ण बराबर है 13 सेंटीमीटर। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी हमें पता चले कि कर्ण हमें निकालना हो तो एक पाइथागोरस नाम से एक थ्योरम आती है, कौन सी आती है, पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या कहते हैं कि जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग के, ठीक है। तो कर्ण कितना है इसमें 13 है, अगर हम 13 का वर्ग करें और आधार कितना है इसमें x, तो x का वर्ग करें जमा लंब कितना है इसमें x माइनस 7 का वर्ग करें, तो ये सब बराबर बैठ जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफिकेशन कर लो, 13 का अगर हम वर्ग करें तो 13 का यहाँ पे 13 ही रहने दो, अभी आगे 169 कर लो, फिर 169, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, इसको खोल लेंगे हम, x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 49 हो जाएगा, माइनस में 7 दूनी 14 x हो जाएगा, ठीक है। इसको खोलेंगे a माइनस बी वाला फॉर्मूले से तो यह निकल कर आएगा। अब हमें क्या करना, 1x 2x, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 2x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे प्लस में 49 और माइनस में इस करते हैं यहाँ पे, हाँ ऐसे कर लो, माइनस 49 माइनस में 14x और ये 169 इधर प्लस का, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस में
यहाँ पे माइनस का कितना है 14 माइनस 14x और ये माइनस 69 है, इनमें से 49 घटाएंगे तो कितना बचेंगे हम, देखिए यहाँ से 9 से 9 गया 0 है ना, 4 से 2 6 से 2 4 गए 2, मतलब 120 माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ देखिए 2 यहाँ 14 यहाँ 120, 2 से भाग जा रहा सारा, तो मतलब x² माइनस 7x माइनस 60 दूनी 120 बराबर 0। तो हमारी द्विघात समीकरण ये बन के आई है, कितनी बन के आ गई, x² माइनस 7x माइनस 60 है ना। अब हम क्या करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब क्या करेंगे a और c की गुणा करेंगे, a 1 है यहाँ पे, c 60 है, तो मतलब कितना आ गया 60, 60 का हम क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, 2 से 30 आया, फिर 2 से कर देंगे 15 आए, 15 कितने कर देंगे 3 से, 3 5 15, फिर 5 एकम 5, तो मतलब इसकी फैक्टर कितना है 2 आए 3 और 5 है ना, ये संख्या निकल गई है। अब इनको हमें इस तरह से दो खंड, 4 संख्या आ चुकी है, हमें सिर्फ 2 संख्या चाहिए और उनका आंसर आना चाहिए माइनस का 7, क्योंकि हमारा जो बी है यहाँ पे माइनस का 7 है। तो यहाँ से देखिए हम किस तरह बनाएंगे इनको, है ना, यहाँ क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 माइनस 5 करें तो कितना आएगा प्लस का 7, लेकिन हमें चाहिए माइनस का, तो इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस तरह से, मतलब हम जो माइनस 7 है उसको लिख सकते हैं माइनस 12 और x। तो यहाँ पे देखना, इसको थोड़ा चलो रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अब क्या है हमारा x² माइनस 7x की जगह हम लिख सकते हैं माइनस का 12x प्लस में 5x और माइनस का 60 है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहले 2 लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 आया और यहाँ पे x माइनस 12 लिखेंगे और यहाँ पे यहाँ 5x है, यहाँ पे कितना 5, तो यहाँ पे प्लस का 5 लिख लेंगे, मतलब x माइनस 12 और x प्लस में 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस में 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर आया 12, कितना आगे 12 और x बराबर यहाँ कितना रहा माइनस का 5, जो क्या है इनवैलिड, क्योंकि संख्या की कभी भुजाओं की लंबाई माइनस में नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x। तो यहाँ देखना कि अब हमें क्या अतः माना क्या था, अगर हम देखो यहाँ पर अतः समकोण त्रिभुज का आधार x आधार बराबर हो जाएगा, आधार कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी इससे 7 कम, तो ऊंचाई कितनी होगी इसकी 7 कम, मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दोनों भुजा निकली कि नहीं निकली, तो यही थी हमारी सवाल, ठीक है। तो करो ये, हाँ यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, आप वहाँ से इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसको। एक कुटीर उद्योग में, देखिए पहले आप लिख रहे हैं, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है और फिर बाद में पता एक विशेष दिन में यह देखा गया कि जो एक बर्तन को प्रत्येक नग बनाने के लिए जो कीमत थी वो उस दिन के बर्तनों की संख्या के दुगने से जमा 3 करें तो उसके बराबर आती थी। तो हमें बताना कि प्रत्येक नग की कीमत कितनी थी और उस दिन कितने बर्तन की संख्या कितनी थी और प्रत्येक नग की निर्माण की लागत कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि माना बर्तनों की संख्या, क्योंकि यहाँ हम क्यों मान रहे बर्तनों की संख्या पहले, क्योंकि जो दुगने से बर्तनों के दुगने से प्लस 3 है, ठीक है। तो हम क्योंकि हम x मान लेते हैं उसको, अब हम मानते हैं प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत मतलब कितना खर्च आ रहा है एक बर्तन बनाने में, कितना आ रहा है, जितने बर्तनों की संख्या है उसका तो डबल कर दो और इसमें 3 जोड़ दो, है ना। और टोटल जो खर्च आ रहा था उस दिन का कितना था 90 रुपये। तो 90 रुपये किस तरह पता चला, मतलब अब हम क्या करते हैं, देखो कभी भी आपको ये लगे कि मान लो एक पेन 1 रुपये का है, मान लो ये समझ लो कि आपके पास 10 पेन है और 10 पेन 2-2 रुपये के आ रहे हैं, तो टोटल रुपये कितने हो गए, तो हम 10 गुणा 2 ही करते हैं, है ना, 10 दूनी 20, तभी तो पता चलेगा हमें। तो इसी तरह हम करेंगे, पहला मतलब बर्तनों की संख्या गुणा में प्रत्येक नग की लागत, मतलब 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 90 रुपये, ठीक है, कितना आ रहा है 90 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसके साथ इसके साथ 2 किसके साथ करेंगे तो 2x² प्लस 3x और यहाँ प्लस माइनस 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो हमारी द्विघात समीकरण बन चुकी है ये। अब हम इसका क्या करते हैं, आसान तरीके से a और c की गुणा करते हैं, मतलब कितना हो गया 2 गुणा में 90, कितना होगा 180, 180 का क्या करते हैं, इनका फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे 90 आया, फिर 2 से करेंगे 45 आया, फिर कितने से करेंगे 3 से करेंगे तो 15 आया, फिर 3 से करेंगे 5 आया, फिर 5 से करेंगे तो 1 आया, मतलब क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा
5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस तरह करना है कि ये कितनी संख्या आ गई, 2 2 4 1 5, 5 संख्या आ गई। इन 5 संख्याओं को इस तरह आपस में गुणा करना है कि हमें 2 संख्या चाहिए सिर्फ, है ना। और 2 संख्या को जमा कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, क्योंकि b के स्थान पर हमारे यहाँ प्लस का 3 है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे, देखो अब यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिया 12, मतलब एक तो होगी 12 और 3 पंजा 15। ठीक है, हमें चाहिए प्लस का 3, तो प्लस की संख्या हो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, 15 से अगर 12 घटा दें तो 15 माइनस 12 बराबर 3 आ गया, प्लस का 3, तो मतलब 15 की 12 गुणा करेंगे तो 180 बैठेगा। ठीक है, और वो भी प्लस का। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस के 180 आएगा पहले से यहाँ पे, तो ये माइनस के 180 बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ 15 12 आ जाएगा। तो हम 3 की जगह कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 15x, सॉरी प्लस का 15x माइनस 12x माइनस का 90 है ना। तो अब यहाँ क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू, देखिए पहली 2 संख्या लेते हैं, x को बाहर रख कर निकालते हैं, अंदर क्या बच गया, 2x बच गया, प्लस में 15 बच गया, है ना। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसको जो यहाँ पे वो यहाँ पे लिख लेते हैं, x प्लस में 15 लिख लिया। अब हम यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना है 2x, कितना है 12x, कितना है 12x, और यहाँ पे कितना है 2x, तो कितने कम है इसके लिए 6 से अगर हम गुणा करें तो जब 12 होगा ये, है ना। तो यहाँ माइनस का, तो माइनस का 6 रखते हैं, 6 दूनी 12 हो गया और 15 छिक्की 90 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारा आ गई 2x प्लस में 15, क्योंकि इन दोनों में से एक से लेना है, ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 6 आ गया। ठीक है, अब हम दोनों के बराबर 0 को रखते हैं यहाँ पे, 2x प्लस में 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से चेक करेंगे x बराबर 6 आ गया, और यहाँ से चेक करेंगे x बराबर 15 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2 गुणा में इधर आके भाग। तो देखिए यहाँ पे x क्या माना था हमने, बर्तनों की संख्या, और बर्तनों की संख्या 1 2 3 4 5 10 हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती, तो ये क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव। और ये क्या है, हमारी प्लस में बिल्कुल सही करेक्ट संख्या है, तो 6 के 6 हमारी संख्या हो सकती है। तो x की वैल्यू हमारी 6 वैलिड है, ये इनवैलिड है। तो x का क्या माना था, यहाँ लिख सकते हो आप, अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, जब हम बर्तनों की संख्या मानेंगे तो x है, x बराबर कितना आया 6, तो लागत प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 गुणे से प्लस में 3 जोड़ देंगे, मतलब 2 गुणा में 6 जमा 3 बराबर 12 प्लस में 3 बराबर 15, मतलब 6 बर्तन थे, टोटल 15 रुपये आए थे। जब इनकी दोनों मल्टीपल करी तो 90, 15 छिक्की 90 आता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो लेक्चर और ज़्यादा मिले तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।